Hello everyone, welcome to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am Dr. वंदना गुप्ता और आज जो हमारा टॉपिक है वो है फूड प्रिजर्वेशन यानी कि खाद्य संरक्षण। इसके पहले हमने फूड एडल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा हुआ था, जिसमें कि हमने खाद्य मिलावट क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसमें जो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके साथ साथ में हमने उसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, किस वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं और कौन कौन से फूड एडल्ट्रेंट्स हैं, उसका परीक्षण कैसे किया जाता है। तो ओवरऑल फूड एडल्ट्रेशन का हमने हर एक चीज़ जो भी इम्पोर्टेंट था, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। आज हम पढ़ेंगे खाद्य संरक्षण यानी कि फूड प्रिजर्वेशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जिससे कि आपको फर्दर जो भी मैं वीडियो यहाँ पर आपके साथ में शेयर करूँगी वो आप सारे के सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। क्योंकि ये जो मैं वीडियो यहाँ पर शेयर कर रही हूँ आपके अभी मैं टीजीटी सिलेबस से पढ़ा रही हूँ आपको, उसके बाद में पीजीटी का सिलेबस है, जीआईसी है, वो सारे भी मैं कवर करूँगी। जो भी इस टीजीटी सिलेबस में, वैसे तो सारे के सारे जो ये होम साइंस का सब्जेक्ट है वो सब में ही वही सिलेबस है, बस कुछ टॉपिक्स हैं जो कि किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, तो वो चीज़ें मैं कवर कर लूँगी। तो ये आप पढ़ते जाइए, जिससे कि आपका सारे के सारे जो भी होम साइंस के एग्ज़ाम है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, सभी में ये हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत सारे होते हैं। जब भी हम देखते हैं अपने वीडियोस को, व्यूज़ कई सारे होते हैं, लेकिन उसमें लाइक, जितने व्यूज़ होते हैं उतने लाइक नहीं होते हैं। तो ज़रूर अगर आप देख रहे हो हमारे वीडियो को, अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद में आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। बस एक अंगूठे पर आपको क्लिक करना है और राइट क्लिक हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि प्रिजर्वेशन है क्या। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। खाद्य संरक्षण की परिभाषा, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ जैसे कि फल हो गया और सब्जी है, तो उसको ऐसी स्थिति में रखना जिसमें ये लंबे समय तक खराब ना हो, तथा उनके रंग, स्वाद, बनावट और जो उनमें उपस्थित पोषक तत्व हैं उनके मूल्यों में कोई कमी ना हो, उनका जो पोषक मूल्य है वो कायम रहे। तो ये है इसकी परिभाषा फूड प्रिजर्वेशन की। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि अभी हमने डिस्कस किया। ओके, अब देखिए फूड क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें कि हम कई रूपों में उन्हें हम खा सकते हैं, उनको संरक्षित करके रख सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक उनको रख सकते हैं। और जिस सीजन में अगर वो नहीं उपलब्ध हैं तब भी हम उनको खा सकते हैं। जैसे कि अगर हम आम का एग्जाम्पल लें तो आम क्या है, आम को आप कई तरीके से संरक्षित करके रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल है आम का, मैंगो, ये सभी को पसंद होता है और इसे हम कई रूपों में संरक्षित करके रख सकते हैं। इसका रस भी निकाला जा सकता है, इसका मुरब्बा भी आप बना सकते हो। ओके, इसके अलावा इसका स्क्वैश भी बनाया जा सकता है। आम पापड़ आप सभी को टेस्टी लगता है, बहुत मस्त लगता है, इसका टेस्ट होता है। और जैम आप बना सकते हो इसका। ओके, इसकी चटनी बन सकती है, इसका अचार बनता है, जनरली इसका अचार सभी को पसंद आता है। और आमचूर, जो कि आप बहुत सारे भोज्य पदार्थ में आमचूर का यूज़ करते हो, और एज जो सब्जी में आप मसाले का यूज़ करते हो तो उसमें भी आप आमचूर यूज़ करते हो। तो इस आम को, जो कि आपका सीजनल है, अभी प्रेजेंट टाइम पर आम का सीजन चल रहा है, तो इस टाइम पर क्या होता है, पैदावार बहुत अधिक होती है आम की। तो अब चूंकि अब पैदावार बहुत ज़्यादा अधिक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप जो है आम को कई रूपों में इसको प्रिजर्व करके रख सकते हो, और जब आपका मन कहे, जब भी आम खाने का मन कहे, तब आप उसको खा सकते हो, अलग अलग रूपों में खा सकते हो आप। ओके, तो इसीलिए फूड को प्रिजर्व किया जाता है। चलिए, तो अब देख लेते हैं अब फूड प्रिजर्वेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, और ज़रूरत, जब हम इसकी आवश्यकता की बात करेंगे, यानी कि हम इसकी नीड की बात करेंगे फूड प्रिजर्वेशन की, तो इसके लिए हमें इसकी कारण को जानना होगा कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने का कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है, क्यों हम इनको संरक्षित कर रहे हैं।
ओके, तो चलिए वही हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला तो ये कारण है कि जो भी खाद्य पदार्थ आप संरक्षित करने जा रहे हो, तो क्या होता है कि जो ताजा फल है आप खाते हो, उसके बाद भी उसकी कुछ ना कुछ मात्रा बची रह जाती है। अब इस तरीके से, जैसे कि आम की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो आम आप तो जनरली अब इस टाइम पर खा भी रहे हो, लेकिन अगर आम की पैदावार अधिक हो रही है, आम सस्ता हो जाता है, तो आप ढेर ढेर सारा आम खरीद करके लेकर आते हो मार्केट से। तो क्या होता है कि आप अब सिर्फ आम खा रहे हो, एक ही चीज खा रहे हो, तो वो आपको उतना मजा नहीं आएगा। 2 दिन खाओगे, 4 दिन खाओगे, उसके बाद में आप बोर होने लगोगे। तो आप क्या कर सकते हो, इन आम को संरक्षित कर सकते हो, ठीक है, और इसे महीनों के दौरान कभी भी आप खा सकते हो। ओके, और ये भी फायदा है कि जहां पर आम पैदा नहीं हो रहे हैं, तो वहां भी आम जो है संरक्षित करके आप वहां पर खा सकते हो। बाद में जहां पर पैदावार नहीं हो रही है वहां पर भी इसको भेजा जा सकता है। तो ये है कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण उस समय किया जाता है जब वे भरपूर मात्रा में और सस्ते दाम पर उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो इनका कारण अगर हम बात करें, प्रिजर्वेशन करने का कारण, यानी कि फूड को संरक्षित करने का कारण क्या है कि जब ये भरपूर मात्रा में उपलब्ध होते हैं और सस्ते दाम पर उपलब्ध होते हैं, भरपूर मात्रा में है और सस्ते दाम में मिल रहे हैं, तब इनको प्रिजर्व कर दिया जाता है, जिससे कि आप इन्हें कभी भी खा सको, कभी भी किसी भी मौसम में आप इन्हें खा सको, ठीक है। अब ये तो देखिए, भरपूर मात्रा का मतलब ये है कि जब बहुत अधिक अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी उससे अधिक अगर उसका उत्पादन हो गया है, प्रोडक्शन हो रहा है, तब फिर उसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है खाद्य को पदार्थों को संरक्षित करने का। जो महत्वपूर्ण कारण, उनमें से एक कारण यही है कि जो अतिरिक्त उत्पादन है, अतिरिक्त उत्पादन को अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग करना, क्योंकि अगर आप अतिरिक्त उत्पादन हो गया है तो फिर क्या होगा, अगर उसका जो आप यूज नहीं करोगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग करना भी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा और क्या क्या कारण है इसकी, कि जैसा कि हमने बताया कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण का जो दूसरा या तीसरा कारण आप कह सकते हो कि भोजन में विविधता लाना, यानी कि एक ही आप भोजन करते करते ऊब जाते हो, बोर हो जाते हो एक ही चीज खाते खाते, तो उसमें अगर आप विविधता लाओ, जैसा कि अभी हमने आम का एग्जाम्पल दिया आपको, तो भोजन में की विविधता, भोजन में होगा, भोजन में विविधता लाना, ठीक है, जिससे मैंने आम का एग्जाम्पल दिया। और ये भी होता है कि भाई आप जब अभी जैसे मान लीजिए कि बिना सीजन के अगर कोई सामान खरीदोगे तो वो चीज़ महंगी मिलेगी, और फिर उस सीजन में अगर नहीं है तो वो मिलेगी भी नहीं। तो ये आप ये कर सकते हैं कि जब बाजार में, जैसे कि मान लीजिए मटर की बात हम कर रहे हैं, मटर या तो क्या होगा, अगर वो उस सीजन में नहीं है, उस सीजन की सब्जी नहीं है, तो क्या होगा, मटर बहुत ज़्यादा महंगी होगी या फिर नहीं मिलेगी आपको। अब आपको मटर खाने का मन कर रहा है तो आप क्या करोगे कि उसको प्रिजर्व करके जिस सीजन में वो आ रही, जैसे ठंडे के मौसम में मटर बहुत अधिक मात्रा में आती है, तो उस सीजन में आप ले लो, उसको प्रिजर्व करके रख लो, और गर्मी के मौसम में जब चाहो आप खा सकते हो। ओके, इसी तरीके से फूल गोभी हो गया है, उसको भी प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। और भोजन के साथ में आप जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनकी चटनी है, जैसे भोज्य पदार्थ जो है आप उनकी चटनी भी बनाकर रख सकते हो, उनका पापड़ बनाकर रख सकते हो, उनका अचार बनाकर रख सकते हो, और ये किसी भी मौसम में आप खा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, भोजन की विविधता बढ़ रही है, आपको अलग अलग प्रकार के भोजन खाने को मिल रहे हैं। फिर इसका जो नेक्स्ट रीजन है वो है कि अब जिस स्थान पर खाद्य पदार्थ नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर उनकी मतलब जहां पर उनकी पैदावार नहीं हो रही है, ऐसे स्थानों पर खाद्य पदार्थों को पहुंचाना, ऐसे स्थानों पर पहुंचाना, स्थानों पर खाद्य पदार्थों को पहुंचाना, ठीक है, जहां
उनकी पैदावार नहीं है, यानी कि वो जहां पर उनका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है वहां पर खाद्य पदार्थों को पहुंचाना। ठीक है, एक रीजन ये भी है फूड प्रिजर्वेशन का। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रीजन ये है कि खाद्य पदार्थों की जो ढुलाई या फिर आप कह सकते हो भंडारण को आसान बनाना, ये भी एक रीजन है फूड प्रिजर्वेशन का। खाद्य पदार्थों का भंडारण को आसान बनाना। क्यों, कैसे? देखिए, अब मान लीजिए एज सच आप खाद्य पदार्थों को अगर प्रिजर्व करके रखते हो तो क्या होगा, पहली बात तो वो खराब हो जाएंगे। वो प्रिजर्व करके आप उनको ऐसे नहीं रख सकते। जैसे अब फ्रेश फ्रूट्स हैं, फल हैं, तो आप चाहो कि उनको एज सच जो है आप प्रिजर्व करके लंबे समय तक रखो तो वो खराब हो जाएंगे, स्पॉइल कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप उनको क्या करोगे कि अगर आप उनको जो है सुखा करके रखते हो, ठीक है, उनको ड्राई करके रखते हो, तो क्या होगा कि पहली बात तो जो उनका वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, कि उनका भार कम हो जाएगा और उनका जो आकार है वो भी कम हो जाएगा। तो वो आप उनको किसी भी जगह पर आपको पहुंचाना है, काफी लंबी दूरी में अगर उनको पहुंचाना है, तब वो आसानी से आप उनको दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हो और उनका भंडारण करना भी सरल हो जाता है क्योंकि वो कम मात्रा में हो जाते हैं। आप जो है अधिक मतलब उसी खाद्य पदार्थ को बहुत अधिक मात्रा में प्रिजर्व करके रख सकते हो क्योंकि अब उनकी मात्रा क्या हो गई है, उनका वॉल्यूम जो है, उनका आकार है, उनका भार है, वो कम हो गया। उनको आसानी से प्रिजर्व करके रखा जा सकता है और उनको भेजा भी जा सकता है, यानी कि अधिक से अधिक मात्रा में आप उनको बाहर भेज सकते हो और कम जगह की आपको जरूरत पड़ेगी उनको रखने के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें हम तो इसमें आप जो है पुदीना का भंडारण कर सकते हैं। ठीक है, मेथी का कर सकते हैं, धनिया कर सकते हैं। तो इनको जो है सुखा करके आप इनको रख सकते हो और लंबे समय तक इनको यूज किया जा सकता है और कहीं भी आप इनको भेज सकते हो जहां पर इनका उत्पादन नहीं हो रहा है। ओके, तो ये है इनके कारण कुछ कि हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित क्यों करते हैं। ओके, ये रीजन हो गया। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं कि अब जो खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, वो खराब क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हम देखने जा रहे हैं कि खाद्य पदार्थ खराब क्यों होते हैं। फूड स्पॉइलेज को हम कह सकते हैं। अब ये फूड प्रिजर्वेशन के साथ साथ में हम फूड स्पॉइलेज की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि ये इसी से लिंक्ड है। इसे हम कहेंगे खाद्य पदार्थों का खराब होना। और ये क्यों होते हैं, इनका कारण क्या है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे यहां पर। फूड स्पॉइलेज यानी कि खाद्य पदार्थों का खराब होना। ओके, अब खाद्य पदार्थों का जो खराब होना है उनका क्या क्या कारण है, ये कैसे खराब होते हैं। अब खराब तब होंगे जब उनके जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनका जो भौतिक और जो रासायनिक, उसमें जब भी भौतिक और रासायनिक चेंजेस आते हैं, यानी कि अंतर आता है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस जब आएंगे खाद्य पदार्थों में, तो क्या होगा कि खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। ठीक है, अब वो खाने योग्य नहीं रह जाते हैं और अगर आप उनको खा भी लेते हो तो वो आपके शरीर के लिए, आपके हेल्थ के लिए वो हानिकारक होते हैं क्योंकि वो खराब हो चुके हैं। अब इनका कारण क्या है तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी। सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी। अब सूक्ष्म जीवों में कौन कौन से जीव, क्या क्या चीजें आ जाएंगी, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यहां पर बात की जा रही है। आप कह सकते हो प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इनमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, यानी कि सूक्ष्म जीवों में। तो इसमें आ जाएंगे आपके बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ईस्ट जिसे कि हम हिंदी में खमीर बोल सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है मोल्ड यानी कि जिसे कि हम कवक कहते हैं।
मोल्ड, ये है ईस्ट और ये है बैक्टीरिया, जिनकी वजह से खाद्य पदार्थ खराब होते हैं। बैक्टीरिया, मोल्ड और ईस्ट, तो ये तीन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी वजह से खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। ओके, अब इनको क्या बोलते हैं, जिनको हम कवक बोल रहे हैं, कवक क्या, हम इनको फफूंद कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो सही हिंदी होगी इसकी वो होगी फफूंद। ठीक है, तो पहला तो एक कारण ये हो गया। अब दूसरा कारण देख लेते हैं कि दूसरा कारण क्या है। तो दूसरा कारण ये है कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें एंजाइम की मौजूदगी, एंजाइम, क्योंकि जो खाद्य पदार्थ होते हैं कुछ खाद्य पदार्थों में एंजाइम उपस्थित होते हैं, यानी कि ऑलरेडी उसके अंदर पाए जाते हैं। उसमें जैसे खाद्य पदार्थ में जो एंजाइम पाए जाते हैं तो उनकी वजह से भी खाद्य पदार्थ खराब होने लगते हैं, ये भी एक रीजन है। ठीक, ये दूसरा कारण है, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तीसरा रीजन क्या है कि जो कीट हैं, कृमि हैं, चूहे हैं, इनकी वजह से भी खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं, स्पॉयल हो जाते हैं। कीट, कृमि और चूहे के कारण, यानी कि इन्हें हम रोडेंट्स एंड इंसेक्ट्स, इनकी उपस्थिति के कारण भी फूड स्पॉयल कर जाता है। तो तीन चीजें, एक तो सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, जिसमें कि जीवाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु, खमीर और फफूंद आ जाएंगे। दूसरा है जो खाद्य पदार्थों में पहले से ही एंजाइम मौजूद हैं, उनकी वजह से अगर वो अधिक हो जाएंगे, ठीक है, तो उनकी वजह से, यानी कि जो एंजाइम है वो अधिक एक्टिव अगर हो जाएंगे तो उनकी वजह से खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। तीसरा है कि जो एंजाइम की वजह से नहीं, बल्कि जो कीट हैं, कृमि हैं, चूहे हैं, ये जो खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं, स्पॉयल कर देते हैं। तो ये तीन रीजन है जिनकी वजह से फूड स्पॉयलेज होता है। ओके, अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जीवाणु और यानी कि बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मोल्ड यानी कि फफूंद के बारे में। हिंदी में जिसे हम कह रहे हैं फफूंद। अब अगर हम मोल्ड की बात करें तो मोल्ड जो होता है वो जो ईस्ट और बैक्टीरिया है उसके कंपैरिजन में इसे ग्रो करने के लिए कम नमी की जरूरत पड़ती है। बैक्टीरिया और ईस्ट के कंपैरिजन में ये कम नमी में भी इसकी ग्रोथ हो जाती है। ओके, अब इसके अलावा ये स्वीट फूड्स यानी कि जितने भी मीठे प्रोडक्ट हैं, मीठे खाद्य पदार्थ हैं, उन पर ये ग्रो करते हैं। मीठे खाद्य पदार्थ जैसे कि इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे कि आपका हो गया जैम और जेली। जैम और जेली ये खाद्य पदार्थ हैं, मीठे खाद्य पदार्थ हैं, तो इनमें ये आसानी से ग्रो कर जाते हैं फफूंद। इसके अलावा ये मीट है, मीट यानी कि मांसाहारी पदार्थ पर, चीज और मिल्क यानी कि दूध, और इसके अलावा दूध के अलावा जितने भी प्रोटीन वाले फूड हैं, प्रोटीन खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, उनमें भी इनकी ग्रोथ होती है। मोल्ड की यानी कि फफूंद लग जाता है जिनमें भी प्रोटीन उपस्थित होता है। और इसके अलावा ये फ्रेश फूड पर भी ग्रो करते हैं, यानी कि जो ताजा फल होता है उस पर भी इनकी ग्रोथ हो जाती है। ताजा फल है, सब्जी है, ठीक, इन पर भी ये ग्रोथ कर जाते हैं। इसके अलावा जो सीरियल प्रोडक्ट्स होते हैं यानी कि अनाज उत्पाद हैं, उन पर भी इनकी ग्रोथ होती है। ओके, अब इसके अलावा और एक ऐसा मोल्ड है जिसका कि नाम है एस्परजिलस फ्लेवस।
ये है एस्परजिलस फ्लेवस। ठीक है, ये एक मोल्ड है, मोल्ड का नाम है ये, जो कि किस पर ग्रो करता है? ये अनाज पर, और इसके अलावा ये किस पर ग्रो करता है? पीनट यानी कि मूंगफली। पीनट मीन्स मूंगफली होती है, ठीक है, तो इन पर ये ग्रो करता है। यानी कि स्पेशली जो ये मोल्ड का नाम है एस्परजिलस फ्लेवस, जो कि मूंगफली और अनाजों में पाया जाता है, उन पर ग्रो करता है और ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। टॉक्सिन जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, तो ये जो मोल्ड है ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और कहां पर पाया जा रहा है? ये अनाज और मूंगफली पर, इन पर पाया जा रहा है। ओके, और इसकी वजह से जब ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है तो इसकी वजह से जो भी इसको खाएगा वो बीमार पड़ जाएगा और इसकी डेथ भी हो सकती है। यानी कि जो भी इनको खा रहे हैं, क्योंकि जो खतरनाक होता है, हानिकारक होता है, तो इनकी वजह से डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। ओके, और कुछ, अच्छा, ये तो यहाँ पर हम जो मोल्ड की बात कर रहे हैं ये तो हानिकारक है, यानी कि ये क्या करते हैं कि ये अनडिजायरेबल इफेक्ट डालते हैं, यानी कि हम ये अवांछनीय होते हैं, जिन्हें कि अगर जिन खाद्य पदार्थों पर ये इनकी ग्रोथ हो जाएगी उन खाद्य पदार्थों को हम खा नहीं पाएंगे, यानी कि वो हमारे लिए हानिकारक हो जाएंगे, उनका टेस्ट खराब हो जाएगा, उनकी यानी कि फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन ये तो अभी हम अनडिजायरेबल की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ मोल्ड ऐसे भी होते हैं जो कि आपके डिजायरेबल होते हैं। ओके, यानी कि वो वैल्यूएबल होते हैं, उनकी वैल्यू होती है, उन्हें हम खुद यूज करते हैं खाद्य पदार्थ बनाने के लिए। जैसे बात करते हैं कि कैसे, किस तरीके से, जैसे कि कुछ चीज को बनाने में, चीज जो आप खाते हो, पता होगा आपको, ठीक है, चीज बनाने में जो है मोल्ड का यूज किया जाता है, फफूंद का यूज किया जाता है। जैसे कि स्पेशली कौन सा चीज है, उसका नाम है रॉकफोर्ट। रॉकफोर्ट, और एक है कैमम्बर्ट। मैं नाम यहां पर इसलिए बता रही हूं कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस टाइप के चीज को बनाने के लिए फफूंद का यूज किया जा सकता है। तो रॉकफोर्ट और कैमम्बर्ट ये दो चीज ऐसे हैं, यानी कि स्पेशल चीज हैं, जिनका नाम, चीज का नाम है ये रॉकफोर्ट और कैमम्बर्ट, जिनको बनाने के लिए फफूंद की जरूरत पड़ती है। ओके, तो ये जो है यहां पर आप कह सकते हो कि ये डिजायरेबल क्वालिटी है, इसकी डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम इनका यूज कर रहे हैं। इसके अलावा सोया सॉस बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। सोया सॉस बनाने में भी इनका मोल्ड का यूज किया जा रहा है। फफूंद के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज है और सोया सॉस है, ये जो है फफूंद के द्वारा बनाया जाता है, जिन्हें कि हम खा रहे हैं, तो इन्हें हम कह सकते हैं ये फिर डिजायरेबल है, वांछनीय है, क्योंकि इनको हम खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर ये मीट, चीज, दूध और प्रोटीन और ये खाद्य पदार्थ, यानी कि चीज बनाने में भी फफूंद का यूज हो रहा है, और चीज पर अगर इनकी ग्रोथ हो जाएगी तब भी ये उसको खराब भी कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज समझने वाली चीज है, ठीक है, कि इनका डिजायरेबल और अनडिजायरेबल दोनों इफेक्ट होता है। चलिए अब हम बात करते हैं, अच्छा, तो ये जो हम बात कर रहे थे, फफूंद की बात कर रहे थे, इनको पहचानोगे कैसे? पहचानने की अगर हम बात करें तो अक्सर क्या होता है, बारिश के दिनों में 2-3 दिन तक अगर रोटी रखी रह जाए, या फिर डबल रोटी है, या फिर कुछ चमड़े का सामान जैसे कि बेल्ट हो गया, जूता हो गया, तो उस पर आपने देखा होगा कि सफेद जाले जैसी एक संरचना दिखाई पड़ती है, व्हाइट कलर का। ठीक है, वही फफूंद होता है। तो ये पहचानना जरूरी है कि फफूंद कैसे दिखाई पड़ेगा। ओके, यानी कि जो ब्रेड पर है, रोटी पर है, चमड़े पर जो व्हाइट कलर का जो आ नहीं जाता है, रचना दिखाई पड़ती है, वही फफूंद कहलाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया मोल्ड की बात। इसके बाद में हम बात करते हैं ईस्ट की, जिसे कि हम कहते हैं खमीर।
अब देखिए ईस्ट का भी, इसका भी डिजायरेबल प्रॉपर्टी भी है और अनडिजायरेबल भी है, यानी कि इसको हम खाद्य पदार्थों को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, और अगर ये इनकी ग्रोथ हो जाती है खाद्य पदार्थों पर तो ये खराब भी कर देते हैं खाद्य पदार्थों को। ओके, जैसे कि अगर हम अनडिजायरेबल की बात करें यानी कि अवांछनीय की बात करें तो ये क्या है कि ये अगर खाद्य पदार्थ जैसे कि फल हो गया, फल है, फल का जूस है, ओके, इसके अलावा सिरप और हनी, ठीक है। तो इस टाइप के फल हो गया, जूस हो गया, सिरप है, हनी है, इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें अगर ईस्ट ग्रोथ कर जाता है, ठीक है, ये इनकी वृद्धि होती है तो क्या होता है कि इनकी ग्रोथ की वजह से जो खाद्य पदार्थ हैं वो क्या होता है, उनमें फर्मेंटेशन होने लगता है, यानी कि उनका किण्वीकरण होने लगता है। ये हम बता चुके हैं पहले फर्मेंटेशन के बारे में, ठीक है। तो क्या कर देते हैं, ये इनका फर्मेंटेशन कर देते हैं, इनका किण्वीकरण कर देते हैं ईस्ट, अगर ये इनमें ग्रोथ करते हैं, जिससे क्या होता है जो भी खाद्य पदार्थ यानी कि जो फल है, जूस है, सिरप है और हनी है, तो वो क्या हो गया, ईस्ट की वजह से वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसको नहीं खा सकते हैं। और जो शुगर कंटेनिंग, अब ऐसे शुगर कंटेनिंग फूड यानी कि जिनमें कि शुगर पाया जा रहा है, जो कि मीठे हैं, अगर वो थोड़ा सा अम्लीय भी होते हैं, ठीक, जैसे कि आपका फल का जूस हो गया, तो ये क्या होते हैं, मीठे तो होते ही हैं, साथ साथ में थोड़े से अम्लीय भी होते हैं, एसिडिक भी होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इनमें जो ईस्ट है उसको ग्रो करने का और ज्यादा वो अच्छा एक पर्यावरण मिल जाता है, ठीक है, यानी कि जैसे कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उनको ग्रोथ करने के लिए जो है एक उपयुक्त जो है जगह चाहिए होती है जहां पर वो ग्रोथ कर सकें। तो जो फेवरेबल कंडीशन आप कह सकते हो, फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है उनको ग्रोथ करने के लिए। तो अगर जो फल है वो मीठा भी है और क्या होता है थोड़ा सा अम्लीय भी होता है, मतलब फल का जो जूस है, तो दोनों होता है, तो वहां पर जो है ये ईस्ट है वो आसानी से ग्रोथ कर जाते हैं और उसको खराब कर देते हैं। इसके अलावा केचप है और सॉस है, इसमें भी ईस्ट पाए जाते हैं जो कि गैस प्रोड्यूसिंग होते हैं, वो ईस्ट पाए जाते हैं केचप और सॉस में, केचप और सॉस, इनमें जो पाए जाते हैं ईस्ट वो गैस प्रोड्यूसिंग होते हैं, यानी कि गैस उत्पन्न करते हैं। ओके, ये हो गया। अब और बहुत सारे ऐसे जैसे जो नॉन कार्बोनेटेड फूड ड्रिंक्स आते हैं, आपने सुना ही होगा, जिसमें जो नॉन कार्बोनेटेड आते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो ये खाद्य उनको जो है प्रिजर्वेशन के द्वारा ईस्ट को खत्म नहीं किया जा सकता है। अगर उनको हम प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स अगर उनमें मिलाते हैं तो उनको खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो है एसिडिटी के द्वारा, अम्लीयता के द्वारा अगर हम उनकी एसिडिटी को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है उसके द्वारा उनको कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो ईस्ट हैं उनको जो है एसिडिटी के द्वारा उनको कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, अब ये तो हो गया अनडिजायरेबल की बात। अगर हम इनकी डिजायरेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो आप जानते ही हो इसका उपयोग कहाँ कहाँ का होता है, जैसे कि भटूरा बनाने में, भटूरा हो गया, ब्रेड हो गया, पाव, पिज्जा, क्योंकि क्या होता है इनको, इनका जो भी हम डो बनाते हैं, भटूरा हो गया या ब्रेड हो गया, पाव हो गया या फिर पिज्जा हो गया, ठीक है, तो इनको जो है हम क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं, इनका किण्वीकरण करते हैं, और किसके द्वारा ये करते हैं फर्मेंटेशन, ईस्ट के द्वारा करते हैं। ओके, तो ये जो है डिजायरेबल प्रॉपर्टी हो गई जिनमें कि इसको बनाने में किसका यूज किया जाता है, ईस्ट का उपयोग करते हैं, इसको बनाने के लिए, फर्मेंटेशन के लिए हम ईस्ट का ही यूज करते हैं। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी, एक तो कि डिजायरेबल भी है और अनडिजायरेबल भी है। तो ये तो हो गया ईस्ट की बात। अब हम बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की, जिसे कि हम कहेंगे जीवाणु। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब जीवाणु जो है
चलिए फिर जीवाणु की बात करते हैं। तो अब देखिए जीवाणु क्या होता है कि अगर उसको जीवाणु को अगर खत्म करना है, बैक्टीरिया को खत्म करना है, तो अगर उसे जो है हीट के साथ, मतलब कि जो भी खाद्य पदार्थ है, तो उसे जो अगर वो थोड़ा सा उसको अम्लीय बना करके और तब उसको अगर हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो जीवाणु को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। यानी कि एसिडिक होने के साथ साथ में उससे अगर हम हीट देते हैं तब उसको आसानी से खत्म किया जा सकता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एसिडिक फूड है, तो अगर हम उसको गर्म करते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर पर, जिसे यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर उसे हम गर्म करते हैं कुछ समय के लिए, तो क्या हो सकता है कि ये जो बैक्टीरिया जीवाणु है उसको खत्म किया जा सकता है। ओके, और अगर मान लीजिए लो एसिड कंटेंट वाला फूड है, तो उसको जो है प्रिजर्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, और बहुत सारे ऐसे जो है स्पोर्स होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया हैं कुछ ऐसे हैं जो कि हीट के प्रति, यानी कि वो उनको अगर आप नॉर्मली जो है हीट दो तब भी वो खत्म नहीं होते हैं, जैसे कि बैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम। ये दो ऐसे जीवाणु हैं जिन्हें कि अगर आप जो है नॉर्मल अगर आप हीट दोगे तब भी ये खत्म नहीं होते। इनको खत्म करने के लिए बहुत ही अधिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, बहुत अधिक ताप की जरूरत होती है इन्हें खत्म करने के लिए। तो इसीलिए अलग अलग वैरायटी हैं जीवाणु के। कुछ होते हैं कि उन्हें कम टेम्परेचर पर ही वो खत्म हो जाते हैं, कुछ हैं कि जिन्हें की अधिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। ओके, तो ये हो गया। और तो ये तो जीवाणु हो गया, तीनों की बात हो गई। हमने बैक्टीरिया की बात कर ली, ईस्ट की कर ली और मोल्ड की बात कर ली कि इनकी वजह से जो खाद्य पदार्थ है वो खराब हो जाते हैं। ओके, अब जो बैक्टीरिया हैं उनको आप कैसे पहचान सकते हो कि अब बारिश में ही आप देखो 2-3 दिन तक अगर आप हरी सब्जी है और फल है अगर उन्हें रख देते हो तो क्या होता है, वो सड़ने लगते हैं। तो किस वजह से वो सड़ने लगते हैं, क्योंकि उसमें जो ये बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वो नम हवा में बहुत ही आसानी से, यानी कि जब भी वो नमी पाएंगे तो बहुत आसानी से वो उनकी ग्रोथ होने लगती है। तो इस वजह से वो उन खाद्य पदार्थों को, फल और सब्जी को खराब कर देते हैं। ओके, तो ये बात हो गई। पहला जो कारण था उसमें हमने ये तीनों चीजें डिस्कस कर ली हैं। ओके, अब देखते हैं, अब इसके हम चलिए अब हम प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। खाद्य पदार्थों के कारण तो हमने जान लिया किस किस वजह से ये खत्म मतलब खराब होते हैं। ओके, पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जिसमें हम इन तीनों की बात कर ली, और दूसरा हमने अच्छा चलिए इसको अभी हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। एंजाइम की मौजूदगी, जो दूसरा था कि किस वजह से खराब हो रहा है, दूसरा था एंजाइम की मौजूदगी। अब देखिए खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जो एंजाइम होता है वो एक प्रकार का रासायनिक द्रव्य होता है। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट था वो था एंजाइम। एंजाइम की हम प्रेजेंस की बात कर रहे थे कि इसकी वजह से जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो अब हम एंजाइम की बात करें तो ये एक रासायनिक द्रव्य होता है जो कि सभी प्रकार के पौधों और पशुओं में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, ये हानिकारक भी हो सकते हैं और जो है हानिकारक नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि एंजाइम क्या करते हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, उनको पकने में मदद करते हैं। जैसे एक कच्चा हरा आम होता है तो वो कुछ दिनों बाद में एंजाइम के कारण ही वो मीठा हो जाता है और पीला हो जाता है, क्योंकि उसमें एंजाइम जो प्रेजेंट है उसी को वो जो है पकाने में मदद करते हैं। ओके, और क्या होता है, इनको आप नॉर्मली खा रहे हो, लेकिन अगर अब उसी पके आम को अगर आप कुछ दिन के लिए रख दो, ठीक है, जब ये बहुत अधिक पक जाते हैं, यानी एक्सेस मात्रा में अगर वो पक जाएंगे तो क्या होते हैं, वो सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ओके, और ये खराब हो जाएंगे, अब उसमें क्या होगा, उसमें वो दाग लगने लगेगा, उसमें बदबू आने लगेगी। तो ये क्या हो रहा है कि अगर जो एंजाइम है वो रेगुलर बेसिस पर काम करते हैं, ठीक है, लगातार वो काम करते रहते हैं, यानी कि उनका एक्शन जो है वो लगातार चलता रहता है। तो एक जो है लिमिट तक होता है जब अगर जो उनका एक्शन है वो डिजायरेबल होता है, लेकिन जब वो लिमिट से बाहर हो जाता है उनका एक्शन, तो वो जो है हमारे लिए अनडिजायरेबल हो जाता है। ओके, और जो कभी कभी ये भी आपने देखा होगा, जो फल का छिलका है वो कटा या खराब
रहता है, तो उसकी वजह से भी फल खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में भी जो एंजाइम की क्रिया है उसी के कारण के ये जो है फल खराब होते हैं। ओके, तो ये हो गया एंजाइम की बात। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो तीसरा कारण था, वो था कीट, कृमि और जो चूहे थे उनकी वजह से। तो ये तो आपको पता ही है, जो कीट, कृमि और चूहे हैं, चावल है, दाल है, छोटे छोटे उसमें क्या होते हैं, भूरे हैं, काले हैं, कीड़े या सफेद कीड़े पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, खाद्य पदार्थ जो है वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो अंदर ही आपने देखा होगा कि दाल है और जो चावल है और बहुत सारे छोले आपने देखे होंगे, तो जो भी अनाज है उसमें क्या होते हैं, ये छोटे छोटे घुन हैं और कीड़े हैं, जो है व्हाइट कलर के, ब्लैक कलर के कीड़े पड़ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उनको अंदर ही अंदर खा जाते हैं, उनको होल बना देते हैं और पूरा का पूरा अनाज आपका खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है, और आपने देखा होगा कि जो खराब हो जाते हैं तो वो पाउडर के फॉर्म में हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो पूरे के पूरे अनाज को खराब कर देते हैं, वो खाने योग्य नहीं रह जाता है। तो ये इन्हीं कीट, कृमि और चूहों के कारण ही होता है। चलिए, तो ये तो कारण की बात हो गई, कारण हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो फूड प्रिजर्वेशन है उसका सिद्धांत क्या है, संरक्षण का सिद्धांत। तो चलिए इसके हम मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ओके, चलिए अब हम इसके सिद्धांत की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने इसके कारण की बात की। तो सिद्धांत में सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पहला सिद्धांत है वो है सूक्ष्म जीवों से दूर रखना, खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से दूर रखना या उनकी क्रियाशीलता को कम करना। कम करना या फिर खत्म करना आप कह सकते हो। अब देखिए इसमें भी, इसके अंदर भी कई सारे पॉइंट्स हैं। जैसे कि एक तो पहली बात है, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि देखिए, या तो खाद्य जो भी भोज्य पदार्थ हैं उनमें क्या होगा कि उनसे जो है आप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी जो सूक्ष्म जीव हैं उनको दूर रख सकते हो। और इनको दूर रखने को एक टर्म दिया गया है, एसेप्सिस। ये एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। एसेप्सिस हिंदी में इसको हम लिख देते हैं, या फिर हिंदी में इसको हम बता देते हैं कि इसको बोलते क्या है। इसको कहा जाता है हिंदी में निरोगावस्था। निरोगावस्था का मतलब है कि जब भी कोई रोग नहीं है, आप बिल्कुल निरोग हो, यानी कि आपको कोई भी रोग, कोई भी डिजीज नहीं है। तो अगर खाद्य पदार्थों को इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं, अगर उनसे दूर रखा जाए तो उनको बचाया जा सकता है, खाद्य पदार्थों को। और इस प्रोसेस को, खाद्य पदार्थों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रखने को बोलते हैं एसेप्सिस, निरोगावस्था। ये एक टर्म दिया गया है। ओके, तो एक तो पहला ये किया जा सकता है। फिर दूसरा क्या किया जा सकता है, अगर मान लीजिए खाद्य पदार्थ को आप जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर नहीं रख पाए हैं, वो खाद्य पदार्थों में मिक्स हो गए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए हैं, तो उनको क्या कर सकते हो, आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है, निकाल सकते हो। सूक्ष्म जीवों को निकालना, रिमूव करना, या फिर कह सकते हो अलग करना,
अलग, अब ये कैसे करोगे आप, अलग कैसे कर सकते हैं हम इसको, फिल्ट्रेशन के द्वारा, छान कर। जैसे कि हम क्या करते हैं कि जो है वो आटे को चालते हैं ना, उसको छानते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, तो उसमें जो भी जो है कीड़े मकोड़े हैं या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इसी तरीके से कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए हैं आपके खाद्य पदार्थ में, तो उनको आप छान करके अलग कर सकते हो, फिल्टर कर करके अलग कर सकते हो। ठीक है, छान कर इसको हम बोल सकते हैं फिल्टरेशन। तो इस प्रोसेस के द्वारा आप जो है सूक्ष्म जीवों को निकाल सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ये तो हो गया 2 प्रोसेस। तीसरा क्या है, अब मान लीजिए कि आपने फिल्टर भी नहीं कर पाए, सूक्ष्म जीवों को अलग भी नहीं कर पाए हो खाद्य पदार्थों से, तो अब आप क्या करोगे, तो आप अब क्या करोगे, अब जो सूक्ष्म जीव आपके खाद्य पदार्थों में अंदर घुस चुके हैं, अब वो फिल्टर नहीं हो सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उनकी जो ग्रोथ है, उनकी वृद्धि है और उनकी जो कार्यशीलता है, क्रियाशीलता है, उनमें आप जो है हिंड्रेंस डाल सकते हो, यानी कि बाधा उत्पन्न कर सकते हो। सूक्ष्म जीवों के उनकी वृद्धि और क्रियाशीलता में बाधा उत्पन्न करना, इसके द्वारा भी रोका जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। यानी कि आप फिल्टर करके उनको अलग तो नहीं कर सकते हो, तो क्या कर सकते हो, अब जब वो आ ही चुके हैं तो उनका क्या कर सकते हो आप, अब जो उनकी वृद्धि हो रही है, जब आप क्या कर सकते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा मेहमान है, ठीक है, मेहमान छोड़ दीजिए, कोई भी ऐसी अनडिजायरेबल चीज है जो कि हमारे घर में आ गई है, आप नहीं चाहते थे, लेकिन अब चूंकि आ चुकी है, आप उनको भगा नहीं सकते हो, दूर नहीं कर सकते हो, तो क्या करना है कि अब उनके जो काम है, जो वो काम करने आए हैं, ठीक है, जिनसे आपको डर था, अब उनकी क्रियाशीलता को आप कम कर दीजिए, उसमें बाधा उत्पन्न कर दीजिए, जिससे कि वो काम वो कर ही ना पाए। तो जब उनका काम ही नहीं सफल होगा तो उनका उद्देश्य नहीं पूरा होगा। तो वही यहाँ पर बात है कि जो सूक्ष्म जीव हैं, अब चूंकि वो आ ही चुके हैं, तो उनकी वृद्धि को, उनकी क्रियाशीलता में बाधा उत्पन्न करिए, जिससे कि वो अपना काम ना कर सके, यानी कि फूड को स्पॉइल्स करने का काम वो ना कर सके। अब ये किस किस के द्वारा किया जा सकता है, तो इसके लिए कई सारी प्रोसेस आप कर सकते हो, जैसे कि कम ताप के द्वारा कम इनको किया जा सकता है, ठीक है, सुखाकर, ड्राइंग के द्वारा ड्राई करके खाद्य पदार्थों को कर सकते हो, या फिर जो है अवायवीय दशा, यानी कि दशा ही कह सकते हैं, मतलब ऐसा कंडीशन आप जो है क्रिएट कर दो, एनारोबिक कंडीशन जिसे बोलते हैं, अवायवीय दशा, या फिर इसे हम कह सकते हैं एनारोबिक एनारोबिक कंडीशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं अवायवीय दशा। यानी कि आप ऐसा जो है सिचुएशन क्रिएट कर दो, क्योंकि क्या होते हैं जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो मैंने बताया था ना कि आपको उनको फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है ग्रोथ करने के लिए। अगर उनको अपनी उपयुक्त जो है दशा नहीं मिली, वातावरण नहीं मिला, उपयुक्त वातावरण अगर उनको नहीं मिलता है ग्रोथ करने के लिए, तो कैसे ग्रोथ कर पाएंगे, नहीं ग्रोथ कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हो कि उनके लिए ऐसी जो है जो उनका वातावरण जो है ऐसा उत्पन्न ही ना करो आप। अब चूंकि उनको हवा की जरूरत पड़ती है ग्रोथ करने के लिए, तो आप जो है उन्हें वो चीज उपलब्ध ही ना कराओ, यानी कि एनारोबिक कंडीशन आप में जब उनको हवा नहीं मिलेगी तब भी वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा केमिकल्स के द्वारा, यानी कि रसायन के द्वारा भी उनको रोका जा सकता है, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया। फिर उसके बाद में जो चौथा है पॉइंट इसके अंदर में, वो ये है कि अब मान लीजिए कि अब उनकी वृद्धि और उनकी क्रियाशीलता को भी आप नहीं रोक पाए, यानी कि तीसरे प्रोसेस में भी आप फेल हो गए, ये भी अगर आप नहीं कर पाए, तो अब क्या ऑप्शन बचा है कि
इन सूक्ष्म जीवों को खत्म करना, किल करना। अब आप उनकी वृद्धि और उनकी क्रियाशीलता को अगर आप नहीं रोक पा रहे हो, उन्हें बाधा नहीं उत्पन्न कर पा रहे हो, तो उनको खत्म करना ये लास्ट ऑप्शन बचता है। और इसे कैसे किया जाएगा? ये ताप के द्वारा, अधिक ताप के द्वारा और रेडिएशन यानी कि विकिरण के द्वारा इसको किया जा सकता है, रेडिएशन। ओके, तो ये जो पहला सिद्धांत था हमारा सूक्ष्म जीवों से दूर रखना या फिर उनकी शीलताओं को कम करना या फिर खत्म करना, इसमें 4 चीजें हैं। ठीक है, या तो आप माइक्रो सूक्ष्म जीवों से दूर रखो, या फिर आप उनको अलग कर दो, या फिर उनकी वृद्धि और क्रियाशीलता को कम कर दो, बाधा उत्पन्न कर दो, या फिर जो है उनको खत्म कर दो। ओके, तो ये पहला सिद्धांत हो गया। अब हम दूसरे सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तो ये जो दूसरा सिद्धांत है उसमें है कि जो खाद्य पदार्थों में एंजाइम हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से वो स्वतः ही अपघटित हो जाते हैं खाद्य पदार्थ, उससे उनको रोकना है। खाद्य पदार्थों को स्वतः अपघटन से रोकना या फिर क्रियाशीलता को कम करना। ओके, इंग्लिश में से हम कह सकते हैं प्रिवेंशन और डिले ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। ओके, यहां पर ये हम बोल सकते हैं। तो अब खाद्य पदार्थों को स्वतः अपघटन से, यानी कि जो खुद ही उनके अंदर एंजाइम उपस्थित हैं, उस जिसकी वजह से वो खाद्य पदार्थ खराब हो रहे हैं, तो या तो उससे हम उनको बचा सकते हैं, रोक सकते हैं उसको ऐसा होने से, या फिर उनकी क्रियाशीलता को कम करके भी ऐसा किया जा सकता है। ओके, अब इसमें जैसे क्या है कि अब जो भी उसमें फूड एंजाइम्स प्रेजेंट हैं खाद्य पदार्थों में, तो उनको क्या कर सकते हैं, उनको या तो इनएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो उनकी क्रियाशीलता है उसको अक्रियाशील बना करके उन एंजाइम्स को जो उनमें प्रेजेंट हैं उसके द्वारा फिर जो है उनको हम खत्म कर सकते हैं। जैसे कि एंजाइम की जो क्रियाशीलता है अक्रियाशील बनाकर इनएक्टिवेट कर देंगे, ठीक है, यानी कि जो वो एक्टिव मोड में हैं, क्रियाशील मोड में हैं, तो उनको जो है इनएक्टिव कर देंगे हम, ठीक है, या फिर उनको डिस्ट्रक्ट कर देंगे। ओके, डिस्ट्रक्शन कर देंगे उनका। तो इस तरीके से, और इसको किसके द्वारा किया जा सकता है? ब्लांचिंग के द्वारा। ब्लांचिंग के द्वारा ये प्रोसेस की जा सकती है, ठीक है। ब्लांचिंग के द्वारा आप जो भी खाद्य पदार्थों में एंजाइम उपस्थित हैं उनको इनएक्टिवेट किया जा सकता है। ओके, इसको हम आगे फर्दर जब हम मेथड्स पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन के, तो उसमें हम डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके, अभी मैं सिर्फ यहाँ पर बता रही हूँ, सिद्धांत इसके बता रही हूँ, जिसमें कि हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, किस प्रोसेस के द्वारा क्या चीजें की जा सकती हैं। तो पहला तो ये हो गया, और दूसरा ये हो गया है कि जो भी उसमें रासायनिक क्रिया हो रही है एंजाइम के कारण, जो भी खाद्य पदार्थों में रासायनिक क्रिया हो रही है, मतलब कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको कम करके, डिले करके, रासायनिक क्रियाशीलता को कम करके, यानी कि उनको डिले करके भी जो है खाद्य पदार्थों को बचाया जा सकता है स्वतः अपघटन से। ओके, अब इसमें क्या कर सकते हो आप? इनमें क्या है, आप एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके ये चीज की जा सकती है।
एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा, यानी कि ऑक्सीकरण को रोक करके जो कि काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट आपका काम करता है ऑक्सीकरण से बचाता है खाद्य पदार्थों को, तो इसके द्वारा जो है हम खाद्य पदार्थों को बचा सकते हैं। उसके बाद में तीसरा जो है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां पर ये सिद्धांत में भी आता है कि जो कीट, कृमि और चूहे हैं उनके द्वारा जो भी डैमेज हो रहा है खाद्य पदार्थ, तो उनसे जो है इन खाद्य पदार्थों को रोक करके, यानी कीट, कृमि और चूहों से होने वाले नुकसान को बचाकर, यानी कि जो भी इन कीट, कृमि और चूहे हैं इनके द्वारा जो भी खाद्य पदार्थ डैमेज हो रहे हैं, जो भी नुकसान हो रहा है खाद्य पदार्थों का, तो इससे जो है इनको रोक करके हम खाद्य पदार्थों को बचा सकते हैं। तो ये 3 यहाँ पर सिद्धांत हैं खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व करने की, यानी कि उनको संरक्षण देने का जो है 3 आपका सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इनके जो प्रिंसिपल है, ये देखिए ये प्रिंसिपल है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि खाद्य पदार्थों फूड प्रिजर्वेशन का प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर चलिए प्रिंसिपल खत्म हो गया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम अभी, चूंकि अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी विधियां हैं जो आपको बतानी है फूड प्रिजर्वेशन की, तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो विधियां हैं खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने की, उसके टाइप्स के भी बारे में पढ़ेंगे कि उसके 2 प्रकार के होते हैं, इनकी विधियां होती हैं और इनको किस तरीके से, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जा सकता है लंबे समय तक। तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है देन आप लाइक जरूर करिए, व्यूज के साथ साथ में लाइक भी जरूर करिए और साथ साथ में सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो, और अगर अभी तक नहीं भी किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करिए, सभी को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे कि हर किसी को ये नॉलेज मिल सके। ओके, बाय, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।